नमस्कार विद्यार्थियों, धाकड़ कॉन्सेप्ट आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस की निःशुल्क क्लासेस की सीरीज चला रहा है, जिसमें ये आपकी अगली क्लास है। और इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सा टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट के साथ में हम मनी मार्केट की भी स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आप सुनते होंगे आईपीओ के बारे में, एफपीओ के बारे में, आप सुनते होंगे सेबी के बारे में। आपने कई बार सुना होगा कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बीएसई, एनएसई, शेयर्स, इक्विटी, इन सारे टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कंफ्यूजन अगर आपका कोई है तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में बताइएगा। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम बात कर रहे हैं मार्केट के बारे में, मार्केट यानी कि बाजार, और बाजार का मतलब वही होता है जो आप समझते हैं जनरल लैंग्वेज में कि किसी भी चीज की खरीदी बिक्री बाजार में होती है। अब देखिए, अगर कपड़ों की खरीदी बिक्री हो रही है तो कपड़ा बाजार कहलाएगा। अगर किसी और आर्टिकल की खरीदी बिक्री हो रही है तो उससे रिलेटेड बाजार कहलाएगा। कई बाजारों में पशुओं की खरीदी बिक्री होती है तो वहां पर पशु बाजार हम कहते हैं। उसी तरीके से जो कैपिटल मार्केट है वहां पर पूंजी का बाजार है, उसको हिंदी नाम भी यही है। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है पूंजी बाजार। और पूंजी बाजार का मतलब क्या है? क्या सर यहाँ पर पूंजी की खरीदी बिक्री होती है क्या? बिल्कुल सही है, पूंजी बाजार में पूंजी का ही लेन देन होता है। लेकिन आप बोलेंगे सर कि पूंजी का कैसे खरीदी बिक्री होगी, तो मैं बताऊं कि जैसे किसी बिजनेसमैन को अपने लिए पैसे की जरूरत है तो मार्केट से खरीदेगा वो। आप कहेंगे सर कि मार्केट से अगर खरीदेगा तो देगा क्या बदले में? जब वो पैसा ही ले रहा है तो पैसे के बदले में क्या पैसा देगा क्या? और ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि पूंजी बाजार में आप तरह तरह से पैसे की खरीदी कर सकते हैं या पैसे जुटा सकते हैं, अपने बिजनेस की कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। उनमें कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, शेयर्स में भी इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। तो कई सारे तरह के राइट इश्यू, जैसे रिलायंस ने भी हाल ही में निकाला था। तो कई सारी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूंजी जुटा सकते हैं। अब ये पूंजी बाजार यही काम करता है और इस पूरे पूंजी बाजार को रेगुलेट करने का काम करता है सेबी। तो इतनी सारी थ्योरी आपके लिए स्टार्टिंग इस चैप्टर के लिए बहुत है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूं ताकि आपको वो नोट्स में भी रहे और उसकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो हमने पूंजी बाजार को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें और शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए पूंजी बाजार के बारे में देखते हैं। तो पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज कौन कौन सी? डेब्ट हो सकती है, इक्विटी हो सकती है। यानी एक बिजनेसमैन इनको देगा, डेब्ट मतलब डिबेंचर है ना, डिबेंचर है, डिबेंचर मार्केट या उधार वाला मार्केट है, इक्विटी। इनको देने के बदले में उसको क्या मिलेगी? पूंजी मिलेगी। और कस्टमर को क्या मिलेगा? जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको क्या मिलेगा? उसको शेयर्स मिलेंगे। तो इस तरीके से लेन देन होगा। वेयर बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट ऑल्सो, यानी गवर्नमेंट भी पैसा जुटाती है मार्केट से, पूंजी बाजार से। जैसे मान लीजिए भेल एक कंपनी है, ओएनजीसी एक कंपनी है, एनटीपीसी एक कंपनी है जो सरकारी कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी कंपनी है। सरकार क्या करेगी? उस शेयर को वहां पर बेच देगी और वहां से पब्लिक के थ्रू उसको पैसा मिल जाएगा। तो वो पूंजी जुटाना होता है। तो गवर्नमेंट एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस बोथ कैन रेज लॉन्ग टर्म फंड्स। ध्यान रखिएगा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में जो सबसे मेजर और प्रिंसिपल डिफरेंस है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का ही है। मनी मार्केट आपका शॉर्ट टर्म होता है, कैपिटल मार्केट आपका लॉन्ग टर्म होता है। आप कहेंगे सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का थोड़ा और एलैबोरेट करिए। तो लॉन्ग टर्म मार्केट का मतलब होता है कि जिस मार्केट में एक साल से ऊपर के लेन देन भी होते हैं वो होता है लॉन्ग टर्म मार्केट। लेकिन जहां पर केवल एक साल से नीचे के पूंजी के लेन देन होते हैं वो होता है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट सेबी रेगुलेट करता है, मनी मार्केट आरबीआई रेगुलेट करता है। तो मनी मार्केट के बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करने का मार्केट है जहां पर गवर्नमेंट और बिजनेस एंटरप्राइज दोनों कर सकते हैं। मनी इज प्रोवाइडेड फॉर पीरियड लॉन्गर देन अ ईयर, यानी एक साल से ज्यादा के लिए मनी प्रोवाइड की जाती है। इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, सेबी के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। तो अभी आपको समझ में आया। अब आप देखिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो अभी तक जो क्वेश्चन आया है ना वो तो सिर्फ इतना सा आया है कि Who is the regulator of capital market? तो कौन के रेगुलेटर है? सेबी है। जबकि हमने उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जान ली, इवन इतनी थ्योरी समझ ली कि आप इंटरव्यू में भी इस क्वेश्चन का बहुत परफेक्टली आंसर दे सकते हैं। और कई सारे लोग यहीं पर प्रॉब्लम करते हैं, कैपिटल मार्केट समझ ही नहीं आता है।
ठीक है, तो आई होप कि आज के दिन के बाद में आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेबी के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, यानी कि प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। 1988 में तो हुई थी, लेकिन तब इसको पावर्स नहीं दिए गए थे, तब ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, यानी इसको बाद में एक एक्ट के माध्यम से स्टैट्यूटरी पावर्स दिए गए, इसको हम कहेंगे कि वैधानिक संस्था बना दिया गया। कई बार ये क्वेश्चन भी एसएससी वगैरह में आता रहता है, दूसरे में भी आ सकता है कि ये कौन सी संस्था है, तो वैधानिक संस्था स्टैट्यूटरी है, जिसको 1992 के एक्ट के द्वारा सेबी एक्ट 1992, आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, आरआरबी एक्ट 1976, ये अलग अलग एक्ट आपके बनाए गए हैं, तो इन एक्ट के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और एक्ट के द्वारा इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दिए गए। देखिए, कुछ संस्थाएं जो होती हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, कुछ संस्थाएं क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब वो संवैधानिक होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उनका संविधान में जिक्र होता है या संविधान के किसी आर्टिकल के तहत उनको बनाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का पद है वो संवैधानिक है, सीएजी का पद है वो संवैधानिक है, एक आर्टिकल बनाया गया, उस आर्टिकल के तहत वो होता है, तो ये तो हो गए संवैधानिक। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो संवैधानिक नहीं होती है, सांविधिक होती है या वैधानिक होती है। सांविधिक उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है सांविधिक, तो ये होती है सांविधिक, इसी को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी। सांविधिक संस्थाएं वो होती है जिनका फॉर्मेशन, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक्ट के माध्यम से होता है, वो संविधान में मेंशन नहीं होता है, जैसे सेबी, जैसे नाबार्ड, इसी तरीके की संस्थाएं हैं जिनका एक एक्ट के माध्यम से गठन होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं सांविधिक संस्थाएं। और कुछ संस्थाएं न इस कैटेगरी में आती हैं न इस कैटेगरी में आती हैं, जिनको हम बोलते हैं गैर संवैधानिक या असंवैधानिक। गैर संवैधानिक यानी इलीगल नहीं, संविधान में भी जिक्र नहीं, और वैधानिक यानी सांविधिक भी नहीं है। जैसे आपका नीति आयोग है, नीति आयोग को सरकार ने एक प्रपोजल पास करके बना दिया कि आप जो है ये काम करिए, एक थिंक टैंक है हमारा, तो न तो उसके लिए कोई एक्ट पारित किया गया, न वो संविधान में उल्लेखित है, तो उनको असंवैधानिक संस्थाएं हम बोलते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। क्लियर है आपको? तो ये तीन तरीके की संविधान संस्थाएं में बना दी। सेबी के बारे में और देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे ये मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, चेयरमैन इसके अजय त्यागी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस क्या हैं। तो क्या फंक्शन करता है? देखिए, कोई भी मार्केट का रेगुलेटर होगा तो वो क्या काम करेगा? वो मार्केट सही से चले, यही काम करेगा। उस मार्केट में कोई धांधली ना हो, ये काम करेगा। उस मार्केट में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका हित सुरक्षित हो, यही काम करेगा। तो सेम यही काम करता है। जैसे आरबीआई आपके हितों को रक्षा करता है, फेक नोट बारे में जानकारी देता है, कस्टमर के साथ धोखा नहीं हो, कोई बैंक डूब जाए तो आपके पैसा नहीं डूबे, वैसा आरबीआई करता है। वैसा का वैसा ही सेबी भी काम करता है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ये इंटरेस्ट का मतलब ब्याज मत ले लीजिएगा, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर हित है, कि उनके हितों की रक्षा करता है। इन सिक्योरिटीज यानी कोई निवेश कर रहे हैं आप, तो वहां के उसको हित आपको सुरक्षित करेगा। और प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, यानी उस मार्केट का, उस कैपिटल मार्केट का विकास भी करता है और उसका रेगुलेशन भी करता है। बस इतना सा काम ये सेबी का है। आप बता सकते हैं, तीन ही तो चीजें मैंने बताई, रेगुलेशन, प्रमोशन और प्रोटेक्शन, ये तीन चीजें सेबी करता है। इसी तरीके से कोई भी जो मार्केट का रेगुलेटर होगा, ट्राई क्या करता है? ट्राई भी यही काम करता है कि टेलीकॉम क्षेत्र में जितनी भी अथॉरिटीज हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके हितों की रक्षा करना। आप देखिए, कॉल ड्रॉप का सिस्टम आया था पहले, फ्री बीज का सिस्टम आया था पहले, नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा आया था, अभी भी जो है वोडाफोन और इनका जो स्पीड एक्स का जो प्लान आया है कि आप प्रीमियम प्लान है, उनके ऊपर भी ट्राई ने बोला है। तो रेगुलेशन का काम करता है, कस्टमर को ज्यादा फायदा मिले, ज्यादा बेनिफिट मिले, उसके लिए काम करता है। ये भी उसके लिए काम करता है। एक और चीज बता दूं जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, सेबी केवल कैपिटल मार्केट को रेगुलेट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। सेबी जो है इनको भी रेगुलेट करता है। किनको? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी नियुक्त ये करता है, रेगुलेट करता है। मैंने पहले बताया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे क्रिसिल हो गया, इकरा हो गया, ऑनिकरा हो गया, समेरा हो गया, फिच हो गया, ये सारी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, उनको भी रेगुलेट करता है। और ये क्या करता है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी रेगुलेट करता है। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको भी रेगुलेट करता है ये। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सेबी का ही काम है ये। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
तो कैपिटल मार्केट में क्या चीजें हैं देखिए, अब कैपिटल मार्केट हम पढ़ रहे हैं तो कैपिटल मार्केट में क्या चीजें हैं। नंबर एक, कैपिटल मार्केट दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। पहले प्राइमरी मार्केट के बारे में जानते हैं, फिर सेकेंडरी मार्केट के बारे में जानेंगे। प्राइमरी मार्केट का मतलब प्राथमिक बाजार, वो प्राथमिक बाजार जहां पर पहली बार सिक्योरिटी जारी की जाएगी, और पहली बार सिक्योरिटी जारी करने के बाद जहां उसका लेन देन होगा वो सेकेंडरी मार्केट है। तो पहली बार सिक्योरिटी जारी करने का क्या मतलब है, पहली बार जब कोई बिजनेसमैन जनता से अपील करता है कि आप हमें पैसा दो, हम आपको हमारी कंपनी का शेयर देंगे, तो पहली बार वो शेयर, वो हिस्सा निकलकर कंपनी से जनता के पास में जाता है। जब कंपनी से जनता के पास में जाता है तो जनता का हो जाता है, फिर जनता जनता आपस में खरीदी बिक्री करेगी तो वो सेकेंडरी मार्केट है, और कंपनी से जब पहली बार जाएगा तो वो प्राइमरी मार्केट है। उसी को हम क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ जो यहाँ पर टर्म लिखा है ये सारे मैं समझा दूंगा आपको। आईपीओ, आईपीओ का मतलब हम कहते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफर है। क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है इसका मतलब ही हम कह रहे हैं कि आईपीओ है। पहली बार कोई कंपनी अपनी कंपनी में हिस्सा कस्टमर को, जनता को प्रोवाइड करती है तो उसी को हम बोलते हैं। जैसे आप ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मान लेते हैं कि एक बार के लिए 100% हिस्सा मुकेश अंबानी का है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि यार मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है और मेरे पास पैसा नहीं है, क्यों ना मैं इस 100% में से 8 या 10% हिस्सा मैं किसको दे दूं, पब्लिक को दे दूं। पब्लिक मुझे क्या करेगी, इस 8% हिस्से के बदले में क्या करेगी, मुझे कैपिटल देगी, पूंजी देगी, और उनको हिस्सा मिल जाएगा। तो ये पब्लिक भी हमारी कंपनी में 8% की मालिक हो जाएगी। जब भी मान लीजिए मुझे 200 रुपए का फायदा होगा तो 200 रुपए का 8% में किसको दूंगा, पब्लिक को दूंगा। 200 रुपए का 8% होता है 16 रुपए, तो 16 रुपए पब्लिक में बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे, जिसके पास जितने शेयर हैं उतने में बढ़ जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं कि पब्लिक को डिविडेंड मिला है। क्या बोलते हैं हम, इस लाभ के हिस्से को ही हम बोलते हैं कि पब्लिक को क्या मिला है, डिविडेंड मिला है। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। तो लाभ का एक अंश जो है पब्लिक को भी मिलेगा, जितना प्रतिशत शेयर उन्होंने खरीदा है। इसी को हम आईपीओ के माध्यम से रेगुलेट करते हैं, आईपीओ के माध्यम से पब्लिक को देते हैं। अगर कोई कंपनी मान लीजिए इसी एग्जांपल में कि ये 8% शेयर बेचे, लेकिन 8 के बाद ये बोलते हैं कि भाई हमें 5% शेयर और बेचने हैं, तो 5% शेयर अब आईपीओ नहीं होंगे क्योंकि ये इनिशियल नहीं है, सेकेंड टाइम है, तो इसको हम एफपीओ बोलते हैं। अगली बार एक बार और शेयर पब्लिक को देना, उसको हम बोलते हैं एफपीओ का फुल फॉर्म क्या है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं इसको, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, तो एफपीओ बोलते हैं। और ये दूसरी टाइम वो कंपनी शेयर कर रही है तो उसको हम बोलते हैं ये। अब देखिए यहां पर क्या है, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी कंपनी जारी करती है, बॉन्ड्स में लेकिन उसमें हिस्सेदारी नहीं मिलती है लाभ में, उसमें एक फिक्स इनकम होती है। और वो फिक्स इनकम क्या है, जैसे आपने 1000 रुपए किसी कंपनी को उधार दिए तो आपकी दर डिसाइड कर दी कि आपको 8% की दर से ब्याज मिलेगा, चाहे हमें लाभ हो चाहे हमें लाभ ना हो, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड्स। वैसे तो बॉन्ड्स और डिबेंचर एक ही कैटेगरी है, लेकिन कई बार जो है सरकार की तरफ से जारी किए जाने वाली, सरकारी कंपनियों की तरफ से जारी किए जाने वालों को हम बॉन्ड बोल देते हैं, और प्राइवेट कंपनियां जारी करती है उनको डिबेंचर बोल देते हैं। बस इतना ही फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है, बस इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स होती है। आपको कोई मतलब नहीं है, कंपनी डूबे कुछ ही हो, आपको अपना ब्याज मिलता रहेगा, कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे नहीं कमाए। लेकिन शेयर में तो तभी आपको लाभांश मिलेगा जब कंपनी पैसा कमाएगी। अगर कंपनी पैसा नहीं कमाएगी तो आपने जो शेयर लिए हैं उनकी कीमतें भी डाउन हो सकती हैं, दो तरीके के नुकसान हो सकते हैं। 100 रुपए का शेयर 80 रुपए का हो जाए और 100 रुपए पे आपको कुछ मिले भी ना। जबकि डिबेंचर में क्या होगा, 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए का ही रहेगा, लेकिन उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो दो तरीके के सिक्योर हो गए, ब्याज भी मिलता रहेगा और 100 रुपए की वैल्यू भी 100 रुपए रहेगी। तो डिबेंचर, तो जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो सोचेंगे कि डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो सोचेंगे शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे सर हम भी बॉन्ड में जाएंगे क्योंकि हमें क्यों रिस्क लें हम। लेकिन आप देखिए बॉन्ड में आपकी इनकम फिक्स होती है, एक पर्टिकुलर रेट से ही मिलेगी। लेकिन जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट 4 गुना हो जाए, 100 रुपए का शेयर 200 रुपए का हो जाए, 250 रुपए का हो जाए। ये बॉन्ड में नहीं हो सकता है, इसलिए ये रिस्क का मैटर है। और राइट इशू क्या है, जब कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो वो ये बोलती है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर है ना, हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं
जिन्होंने पहले शेयर खरीदे थे, हम चूंकि उन्होंने हमें पहले समय के समय, हमारे खराब समय के समय पैसा उन्होंने उधार दिया था हमें, तो हम चाहते हैं कि हम जो नए शेयर इशू करें वो उन्हीं लोगों को पहले पूछें कि भाई आप लेना चाहते हो तो प्रायोरिटी आपकी है, आप नहीं लेना चाहोगे तो फिर हम किसी और को दे देंगे। तो उसी को हम बोलते हैं राइट इशू। राइट इशू का मतलब है कि आपने उनको अधिकार दिया है कि भाई आप डिनाई करो तो हम दूसरों को देंगे, नहीं तो आप ले लो पहले, क्योंकि आप हमारे प्राइम कस्टमर हो। प्राइम कस्टमर क्यों हो? क्योंकि आप ही ने तो हमें सबसे पहले पूंजी दी थी, इसीलिए आपको पूछ रहे। तो रिलायंस ने भी अभी करीब 55,000 करोड़ रुपए जो है राइट इशू से जुटाए हैं, और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा राइट इशू कहलाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट में तो एक बार आपने आईपीओ एफपीओ के थ्रू शेयर डाल दिए, अब ये शेयर किसके थ्रू, किसके पास चले गए? पब्लिक के पास चले गए। अब पब्लिक क्या करेगी शेयर को? अगर पब्लिक अपने पास रखेगी तो जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने को मिलता रहेगा। लेकिन पब्लिक में कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेड करते हैं। मान लीजिए एक्स के पास एक शेयर है, वो उसने 150 का खरीदा था, अभी 170 का हो गया। वो सोचता है यार मुझे इतना प्रॉफिट काफी है, मैं इसको बेच देता हूं। तो एक्स इसको किसको बेच देगा? वाई को बेच देगा। अब वाई को कैसे बेचेगा? यही तो प्रॉब्लम है। एक्स ऐसा तो नहीं बोलेगा कि वाई मेरे घर आना और मेरा शेयर ले जाना। अब ऐसा करेगा तो बहुत इशू है, इसीलिए इसको सेबी ने एक प्लेटफॉर्म के रूप में दे दिया है। ये एक मार्केट का रूप दे दिया है जहां पर हजारों एक्स हजारों वाई अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसी को आप जो है मार्केट बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। तो ये मार्केट जो सेकेंडरी मार्केट है, ये आपका बीएसई और एनएसई के प्लेटफॉर्म के थ्रू डेवलप होता है या उसके थ्रू होता है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनके माध्यम से शेयरों का एक्सचेंज होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में आपस में जब उनका रेट फिक्स हो जाती है, सौदा फिक्स हो जाता है, तो शेयरों को खरीद बेच सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है। एक व्यक्ति को जब फायदा दिखता है तो शेयर बेच देता है, किसी को लाभ दिखता है तो उसको खरीद लेता है, देख लेता है। इस तरीके से आपका चलता रहता है ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है ना दोस्तों, यहीं पर लिखा है कि प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर, कुछ भी सच है, शेयर्स, बॉन्ड, ये जो है यहाँ पर बॉन्ड लाए जाते हैं, खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। अब बात करते हैं कि बीएसई क्या है, एनएसई क्या है। तो मैंने बताया कि सेकेंडरी मार्केट के लिए आपको प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, कैसे खरीदी करेंगे, दो लोगों को कैसे मिलवाएंगे आप, दो लोगों की ऑथेंटिसिटी कैसे डिसाइड होगी। पता लगा कि कल से मैंने फ्रॉड तरीके से आपके घर आके शेयर बेच दिए आपको, तो ऑथेंटिसिटी कैसे डिसाइड होगी, कैसे पता लगेगा कि ये सही व्यक्ति है, और वो रेट जो दे रहा है वो सबसे बेस्ट बायर उसको कैसे मिलेगा। तो ऑल ओवर इंडिया आप अपना शेयर बेच सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं बीएसई एनएसई। बीएसई का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875 में इसकी स्थापना हुई है, मुंबई इसका हेड ऑफिस है और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। चेयरमैन इसके विक्रमजीत सेन है। हालांकि यहाँ पर सीईओ भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, मैं सिर्फ चेयरमैन बता रहा हूँ। चेयरमैन जो है विक्रमजीत सेन है। इंडेक्स, इसका इंडेक्स को सेंसेक्स बोलते हैं, जिसकी 30 कंपनियों पर डिसाइडेड है। कैसे, ध्यान रखिए आप, मैं समझा देता हूं आपको कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब यह है कि शेयर मार्केट उतर रहा है कि चढ़ रहा है, हमें कैसे पता लगेगा? तो हमें सेंसेक्स के माध्यम से पता लगेगा। इस सेंसेक्स को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी इंडेक्स। सेंसिटिविटी इंडेक्स, सेंसिटिविटी इंडेक्स को ही शॉर्ट नाम क्या है, सेंसेक्स है। अब ये क्या करता है, ये 30 कंपनियों के बेसिस पर काम करता है। वो कंपनियां कौन सी होंगी और कैसे काम करेगा, देखिए। ये 30 कंपनियां बहुत ही ब्लू चिप कंपनियां होती है। ब्लू चिप कंपनियों का मतलब ये होता है कि जो बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं, जिनमें ज़्यादा डावाडोल नहीं होता है। कई सारे जो है इनके सिलेक्शन के क्राइटेरिया, जैसे वॉल्यूम ऑफ शेयर, कितना ट्रेड होता है उन कंपनियों का, कितने शेयरों का ट्रेडिंग होता है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उनकी नेटवर्थ क्या है, ये सारे पैरामीटर पर ये 30 कंपनियां सिलेक्ट की जाती हैं। अगर कोई खराब परफॉर्म करती है तो 30 कंपनियों से बाहर हो जाती है, नई कंपनी अंदर आ जाती है। अब इन 30 कंपनियों को वेटेज दे दिया जाता है, यानी इस 30 कंपनियों के शेयर में अगर बढ़ोतरी होगी तो सेंसेक्स भी बढ़ेगा, इस 30 कंपनियों के उसमें घटोतरी होगी प्राइस में तो ये सेंसेक्स भी घटेगा। यानी ये 30 कंपनियां हजारों कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन करती है कि मार्केट अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब पूरा मार्केट बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये 30 कंपनियां बढ़ रही हैं तो दूसरे भी बढ़ रही होंगी, ऐसा करके हम बात करते हैं। तो ये 30 कंपनियां, हालांकि इसमें चेंज होता रहता है, लेकिन इस 30 कंपनियों के माध्यम से हमें सेंसेक्स का पता लगता है कि सेंसेक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, अब क्या बात आती है और आपकी यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी इसी तरीके का है, और अभी वॉल्यूम के हिसाब से भारत का मतलब विश्व में 10वें नंबर पर, 10 अंडर 10 है ये।
1992 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई हेडक्वार्टर है। चेयरमैन इसका गिरीश चंद्र जो है चतुर्वेदी जी हैं। इंडेक्स इसका निफ्टी है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, इसका इंडेक्स सेंसेक्स है, इसका इंडेक्स क्या है, निफ्टी है। और कितनी कंपनियां इसमें शामिल है, 50 कंपनियां शामिल है। यानी ये निफ्टी जो है 50 कंपनियों के बेस पर काम करता है। सेंसेक्स कितनी कंपनियों के बेस पर काम करता है, 30 कंपनियों के बेस पर काम करता है। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ये मार्केट है जहां पर सेबी के कंट्रोल में काम होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शेयर बेचता है। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शेयर बेचता है, तो मैंने बोला कि उस व्यक्ति की ऑथेंटिसिटी कैसे डिसाइड होगी, कैसे पता लगेगा कि ये सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है, और कैसे पता लगेगा और मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इस एक्स को मिले। तो उसी के लिए आपका ट्रेडिंग होती है। अब आप सोचेंगे कि सर हम कैसे जुड़ सकते हैं बीएसई से, हम कैसे जुड़ सकते हैं एनएसई से। तो हमें क्या करना पड़ेगा बीएसई और एनएसई से जुड़ने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, खाता खुलवाना पड़ता है। खाता किसके साथ, बीएसई एनएसई के साथ में। अब बीएसई मुंबई में है तो वहां जाकर तो आप खाता खुलाएंगे नहीं, तो आपको ये खाता इनके द्वारा नियुक्त किए गए एजेंट के माध्यम से खुलाना पड़ता है, जिनको हम डीपीज बोलते हैं। वो सेबी से ऑथोराइज्ड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डीपी। क्या बोलते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से ये खाता खुलाना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा शेर खान के बारे में, आपने सुना होगा, आपके यहाँ पर सुरेश राठी ब्रोकर हैं, वो चलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं ये। इनके माध्यम से खाता खुलाइए और खाता खुलते ही आपको एक्सेस मिल जाएगा। कहाँ पर, बीएसई और एनएसई के प्लेटफॉर्म पर। आपने देखा होगा रेड ग्रीन ब्लू ऐसे चलते रहते हैं शेयरों के भाव, वो स्क्रीन आपके घर पे भी लग जाएगी। आप अपने शेयर का भाव बताइए, सामने वाला खरीदना चाहेगा, ऑल इंडिया देख रहे हैं, खरीद लेगा। आप किसी का शेयर खरीदना चाहते हैं, सारे लोग खरीद रहे हैं, आपने पहले खरीद लिया, आपको भाव जम गया, आप खरीद लीजिए, तो प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट किसके साथ खुलवाएंगे, डीपी के साथ में। और डीपी को कौन ऑथोराइज करता है, सेबी ऑथोराइज करता है। और इस डीपी के माध्यम से जो डीमेट अकाउंट खुलाएंगे, तो अगर आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ में डीमेट अकाउंट खुला लेंगे तो आपको कहाँ एक्सेस मिल जाएगा, बीएसई और एनएसई का एक्सेस मिल जाएगा। इसको डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट बोलते हैं, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट बोलते हैं इसको। डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट क्या है, देखिए आपको मैं समझाता हूँ डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट क्या है। पहले ये नाम नहीं था। डीमेट अकाउंट का मतलब यह है कि आप जो भी शेयर खरीद रहे हैं तो आपके उस अकाउंट में पार्क रहेंगे। अब आप सोचेंगे सर पार्क रहने से डीमेट अकाउंट कैसे हुआ। पहले क्या होता था कि जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते थे तो आपके घर पे फिजिकल सर्टिफिकेट आता था कि देखिए आपके ने इस कंपनी के शेयर खरीदे। जब आप बेचना चाहते थे तो वो सर्टिफिकेट वापस आपको भेजना पड़ता था। लेकिन जिस तरीके से आपके अकाउंट में 100 रुपए पड़े रहते हैं, वैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब डीमेट अकाउंट में आपके शेयर पड़े रहेंगे। आपके घर पे नहीं आएगा सर्टिफिकेट, आपके अकाउंट में वो शेयर पार्क कर दिए जाएंगे। आप स्टेटमेंट देखेंगे तो सारे जितनी कंपनियों के शेयर आपने खरीदे रहेंगे वो लिस्ट आ जाएगी। उसमें से अगर आप बेचेंगे तो माइनस होकर कम पड़ जाएंगे। यानी आपके शेयर्स को पार्क करने के लिए एक डिजिटल अकाउंट बना दिया गया, उसी को हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट। यानी मटेरियल फॉर्म में आपके शेयर आपके घर पे नहीं आएंगे, डीमटेरियलाइज फॉर्म में आपके उसमें पड़े रहेंगे, उसी को हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट। ठीक है, एक बार बैंक में क्वेश्चन आया था कि डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए क्या जरूरी है, अनिवार्य है, तो पैन कार्ड होना जरूरी है डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए डीपी का मैंने बता दिया कि डीमेट अकाउंट किसके पास में खुलवाएंगे, डीपी के पार्ट में खुलवाएंगे। शेर खान, सुरेश राठी, ये सारे मैंने आपको बता दिए। ये कहां से लाइसेंस लेते हैं, सेबी से लाइसेंस लेते हैं, सेबी से ऑथोराइज्ड होते हैं। और यही आपको डीपी जो है डीमेट अकाउंट खोल के देते हैं। और डीमेट अकाउंट खोलने के बाद में आपको बीएसई और एनएसई का प्लेटफॉर्म मिल जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। क्लियर है, तो सारी चीजें, ये ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म है, ये रेगुलेटर है, ये डीपी इनके द्वारा ऑथोराइज किए गए एजेंट है जो आपको डीमेट अकाउंट खोलने में मदद करते हैं। तो सारे टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए ये क्या है भाई साहब, ये एनएसडीएल एनएससीडीएसएल क्या है, तो ये भी एक अलग है कहानी, इसको भी समझा देते हैं। आज के बाद आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई लफड़ेबाजी नहीं रहेगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। एनएसडीएल का फुल फॉर्म तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये क्या काम करती है, देखिए जब भी आप शेयरों की खरीदी बिक्री करते हैं तो मैंने कहा कि आपके डिजिटल फॉर्म में पड़े रहते हैं। अब वो डिजिटल फॉर्म में जो पड़े रहते हैं तो उसका हिसाब किताब तो करना पड़ेगा ना। आप तो रोज 500 शेयर इधर बेच देते हैं, 500 खरीद लेते हैं, 1000 बेच देते हैं, 2000 खरीद लेते हैं, इसके खरीदते हैं, उस कंपनी के बेच देते हैं, उस कंपनी के बेचते हैं, इस कंपनी के खरीद लेते हैं। तो इतना सारा जो माया जाल पूरे भारत में हजारों लाखों करोड़ों कस्टमर ने फैला रखा है, उसका हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा ना साहब। खाता बही तो कहीं मेंटेन करनी पड़ेगी।
अगर वो खाता बही मेंटेन नहीं करेंगे तो कैसे ट्रैक करेंगे कि वो शेयर कंपनी ने जब कस्टमर को दिया था सबसे पहली बार आईपीओ के थ्रू, तो वो कहां घूमता फिर रहा है आजकल। तो वो ट्रैकिंग जो है ये खाता बहियों के माध्यम से होती है। यानी एनएसडीएल सिक्योरिटी डिपोजिटरी है, यहीं से आपको पता लगता है कि अब प्रेजेंट में वो चीजें कहां चल रही है। ये बीएसई एनएसई तो सिर्फ मार्केट है ट्रेडिंग करने के लिए, इस ट्रेडिंग के बैक में वो शेयर कहां किसके खाते में किधर जा रहे हैं वही काम एनएसडीएल करता है। ठीक है, तो इट्स मेन फंक्शन इज द होल्डिंग सिक्योरिटी आइदर इन सर्टिफिकेट और अनसर्टिफिकेटेड फॉर्म। यानी पहले तो ये सर्टिफिकेटेड फॉर्म में जारी करते थे, अब डीमैटेरियलाइज यानी अनसर्टिफिकेटेड फॉर्म में आपको सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, आपके डिजिटली आपके अकाउंट में शेयर कर देते हैं। टू इनेबल बुक एंट्री ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, यानी बुक एंट्री रखता है, खाता बही रखता है कि शेयर किधर किधर ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर हुआ आपको? तो ये एनएसडीएल काम करता है। 1996 में इसकी स्थापना हुई है, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, जीवी नागेश्वर राव इसके चेयरमैन है। ठीक है, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है ये बदल तो नहीं गए, कहीं ध्यान से देख लीजिएगा। इसी तरीके से एक सीडीएसएल भी है, ये भी उसकी बहन है, एनएसडीएल की बहन है। इन दोनों के नाम में भी कई बार कंफ्यूजन होता है, एनएसडीएल सीडीएसएल, यहाँ डी बाद में आता है, यहाँ डी पहले आता है, यहाँ डी बाद में आता है। एनएसडीएल का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, सीडीएसएल का मतलब होता है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। यहाँ पर सिक्योरिटी की बजाय क्या है, सर्विसेज है, ये ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, 1999 में इसकी स्थापना हुई है, उसके बाद में हुई है, पीएस रेड्डी है, असबा। अब ये एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं, पहले आप ये समझ लीजिएगा कि यहां तक ये एनएसडीएल और सीडीएसएल का चैप्टर खत्म होता है, सीडीएसएल और एनएसडीएल का चैप्टर खत्म होता है। ये मैं इसलिए लिख के लेके आता हूं कि मैं कहीं भूल ना जाऊं, कि कोई टॉपिक आपको बताना नहीं रह जाए, ओवरऑल होलिस्टिक वे में आपको समझ में आ जाए। तो असबा क्या है साहब, अभी बात करते हैं। पहले आपको मैंने क्या क्या बताया वो मैं आपको समझा देता हूं, कहीं आप भूल ना जाए। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में सबसे मेजर कौन है, सेबी, जो उसको रेगुलेट करता है। सेबी ही रेगुलेट करता है कौन आईपीओ जारी करेगा, कौन नियम बनाएगा, एफपीओ क्या होता है, सारी चीजें। फिर सेबी के माध्यम से आप जो हैं इनके द्वारा जो डीपी हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, उन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट में आप क्या खोल सकते हैं, डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। वो डीमेट अकाउंट खोल के क्या कर सकते हैं आप, एनएसई और बीएसई के प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, एनएसई पढ़ लिया, बीएसई पढ़ लिया, डीमेट, डीपी, सेबी, कैपिटल मार्केट, ये सारे पढ़ लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट है जहां से फंड रेज होते हैं। अब हम बात करते हैं असबा की। तो देखिए मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है वो पहली बार बिजनेसमैन के द्वारा अपनी कंपनी का एक निश्चित शेयर कस्टमर को दिया जाता है, उसी को आईपीओ बोलते हैं। पहले क्या सिस्टम होता था कि कंपनी फॉर्म निकालती थी, 100 200 500 रुपए में वो फॉर्म मिलते थे, और जिस कंपनी की वैल्यू ज्यादा होती थी उसके तो फॉर्म ही नहीं मिलते थे, बहुत ब्लैक में फॉर्म मिलते थे। वो फॉर्म भर के जब आप जमा कराते थे, मान लीजिए उस कंपनी ने बहुत वैल्यू उस कंपनी की, जैसे एलआईसी का शेयर आएगा अभी, तो एलआईसी का जब शेयर आएगा, आईपीओ आएगा, उसका तो सब लोग खरीदना चाहेंगे क्योंकि अच्छी कंपनी है। अब मान लीजिए एलआईसी के शेयर तो गवर्नमेंट ने 5000 निकाले, लेकिन अप्लाई करने वाले मान लीजिए 50,000 लोग हो गए। अब 50,000 लोग अप्लाई हो गए तो सोचिए हर एक को तो शेयर मिलेगा नहीं ना, क्योंकि अप्लाई करने वाले तो 50,000 है और शेयर कितने हैं, 5,000 है। तो पहले क्या होता था कि मैन्युअली ये 50,000 लोग अप्लाई करते थे और सब लोग पैसा किसको भेज देते थे, एलआईसी को भेज देते थे। जब एलआईसी को पैसा भेज देते थे तो एलआईसी क्या करती थी, इसके रैशनलाइजेशन करती थी, यानी जिसने जिस अनुपात में शेयर मांगे हैं उसी अनुपात में उसको थोड़े थोड़े दे दिए जाए। जैसे किसी ने 500 मांगे तो उसको 5 दे दिए, किसी ने 5000 मांगे तो उसको 50 दे दिए, ऐसे करके वो 5000 शेयर को बंटवारा कर देती थी। अब आप सोचेंगे कि सर मैंने जब 500 के लिए अप्लाई किया और मुझे शेयर तो मान लीजिए 50 ही मिले या 5 ही मिले, तो मैंने जब 500 का पैसा दिया लेकिन मुझे शेयर इतने मिले, तो मुझे इसकी मनी बैक तो चाहिए ना, वापस पैसा तो चाहिए। तो आप एलआईसी को क्लेम करेंगे और एलआईसी उस पैसे को देगी, लेकिन इन प्रोसेस में बहुत टाइम लगता था, ये ऑफलाइन प्रोसेस थी। पहले फॉर्म निकलेंगे, फिर इतने लोग अप्लाई करेंगे, इतने लोग अप्लाई करेंगे तो वो सारा पैसा एलआईसी के पास जाएगा, एलआईसी उस शेयर को बांटेगी, जिसको नहीं मिला उसको रिफंड करेगी। ये सारा पैसा गड़बड़ रहता था, टाइम लगता था, और जिस व्यक्ति ने लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया लेकिन उसको शेयर नहीं मिल रहा है, उसको ब्याज का भी तो नुकसान होता था ना, कि इतने टाइम पैसा वो कंपनी के पास पड़ा रहता था। इसी प्रोसेस को इन्होंने क्या कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है, उसी को हम बोलते हैं असबा फैसिलिटी। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, इसी ब्लॉक्ड अमाउंट से समझ लीजिए, यानी आपका एक खाता है, आपका अकाउंट है, उस अकाउंट के माध्यम से आप क्या करना चाह रहे हैं, आईपीओ खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको अभी इस अकाउंट के माध्यम से पैसा कंपनी के पास भेजने की जरूरत ही नहीं,
क्योंकि कंपनी के पास में भेजेंगे तो वो वापस रिफंड आपको करेगी अगर शेयर नहीं मिले तो या थोड़े मिले तो। लेकिन इस अकाउंट में क्या होगा, आपके मान लीजिए 5 लाख रुपए पड़े और ये 5 लाख रुपए आप पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस आईपीओ में इस 5 लाख रुपए को ब्लॉक कर दिया जाएगा, खाते से जाएंगे नहीं, ब्याज भी मिलता रहेगा आपको 5 लाख का। अब आपने अप्लाई कर दिया आईपीओ के लिए, मान लीजिए 5 के 5 लाख रुपए के शेयर आपको हो गए अलॉट, तो ये 5 लाख रुपए आपके खाते से जो ब्लॉक पड़े हैं वो कट के एलआईसी के पास चले जाएंगे। अगर ये 5 लाख रुपए के शेयर आपको अलॉट नहीं हुए तो इस 5 लाख में मान लीजिए 1 लाख के शेयर अलॉट हुए, तो ये 5 लाख में से 4 लाख तो आपके अनब्लॉक हो जाएंगे, वापस आपके खाते में ही पड़े रहेंगे, केवल 1 लाख रुपए एलआईसी को चले जाएंगे। तो कितना अच्छा सिस्टम है, पैसा भी आपके पास पड़ा रहा, आपका पैसा ब्लॉक रहा बस, लेकिन ब्याज तो मिलता रहा और वापस कंपनी से लेने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम भी बच गया, डिजिटली ट्रांजेक्शन हो गया। इसी को हम बोलते हैं असबा फैसिलिटी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि वास्तव में आपको नॉलेज मिल रहा है, इधर बंदर कूद नहीं हो रही है, उछल कूद नहीं हो रही है, प्योर नॉलेज मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि प्योर नॉलेज जो है आजकल के लोगों को समझ में नहीं आता है, उनको हंसी मजाक और छमकों की जरूरत होती है, और वो उछल कूद वाले बंदर मैं हूं नहीं, मैं कर नहीं सकता ऐसे काम। मैं आपको प्योरली नॉलेज दे सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि चीजें कैसे क्लियर होंगी। वास्तव में आपको लगता है कि धाकड़ कॉन्सेप्ट की तरफ से अच्छा काम किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, बताया जा रहा है, एक क्वालिटी मैटर डिलीवर किया जा रहा है। जो दूसरे लोग सिर्फ मार्केटिंग करते हैं वहां पर क्वालिटी मैटर कुछ नहीं होता है, बस किसी को भी खड़ा करके वो जो है स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको वास्तव में ऐसा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक धाकड़ कॉन्सेप्ट को पहुंचाइए, क्योंकि आप ही हैं ऐसे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बना सकते हैं हमारी, और उनसे हमें जोड़ सकते हैं। क्योंकि हम एक लोकल लेवल पे ब्रांड है और इसको हम ग्लोबल करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम पहले सीमित थे ऑफलाइन क्लासेस तक, हम 100 लोगों 50 लोगों तक पढ़ाते थे और उसमें कई सारे सिलेक्शन होते थे। अब हम हजारों तक पहुंच सकते हैं और आप हमें पहुंचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो मैंने बता दिया आपको। ये एक चीज और बता देता हूं जो यहां पर लिखी हुई नहीं है, वो मुझे याद आ गई, मैं भूल गया। एस्क्रू अकाउंट के बारे में सुना होगा आपने। ये एस्क्रू अकाउंट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये एस्क्रू अकाउंट क्या होता है, थर्ड पार्टी अकाउंट होता है। थर्ड पार्टी अकाउंट क्या आप बोलेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि एलआईसी जारी कर रही है आईपीओ, एलआईसी जारी कर रही है अगर आईपीओ, तो उसको कस्टमर को या पब्लिक को, पब्लिक का रिलेशन है, पब्लिक एलआईसी को पैसा देता है, एलआईसी वापस रिटर्न कर देती है पब्लिक को। लेकिन ये क्या करती है एलआईसी, जब तक शेयरों का आवंटन नहीं होता है तब तक अपने जितने भी पैसे इसके पास रहते हैं वो एक अलग अकाउंट में रखती है। यानी एक तीसरी पार्टी, यानी यहाँ पर एक एस्क्रू अकाउंट खुलेगी और ये एस्क्रू अकाउंट कोई बैंक मैनेज करेगा। तो जितना भी फंड आता है वो पहले एस्क्रू अकाउंट में पड़ा रहता है। यहाँ से रिफंड देना है तो भी यहीं से, आना है तो भी यहीं से। जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है तो फिर ऐसे एस्क्रू अकाउंट में जो पैसा बच जाता है वो एलआईसी को ट्रांसफर हो जाता है। सेबी इस एस्क्रू अकाउंट पर निगाह भी रखता है। तो ये अलग से पर्टिकुलर आईपीओ के लिए खोला गया अकाउंट होता है, उसको हम एस्क्रू अकाउंट बोलते हैं। तो क्लियर हुआ आपको? यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं मनी मार्केट के बारे में। तो ये वाला देखिए, आज का वीडियो मेरे ख्याल से एक वीडियो काफी है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मनी मार्केट के बारे में बता दूंगा। अगर हम कम टाइम का ड्यूरेशन का वीडियो बनाएंगे तो कई लोग उसको देखेंगे भी, बोर भी नहीं होंगे। हाँ, हम अगर इस तरीके से आपका वो नहीं कर सकते मनोरंजन उछल कूद करके, तो कम से कम शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं ताकि सब लोग इंटरेस्ट से उसको देखें। तो अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।